नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लंगड़ा प्रेत नॉवल का पार्ट 12। इसके बाकी के 11 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लंगड़ा प्रेत नॉवल का 12वां पार्ट। अच्छा, ये कहकर वो फिर तन्मयता से खाना खाता रहा। फिर उसने एक नजर रेखा पर डाली और शांत भाव से पूछा, अच्छा फिर? कमाल है भैया, आपको इस बात पर हैरत नहीं हुई कि आपका एक दोस्त मुझसे मिलने आया? हैरत इसलिए नहीं हुई कि मैं जानता था कि वो तुमसे मिलने पहुंचेगा। विचित्र रहस्योद्घाटन हुआ। वो क्यों? रेखा परेशान हो गई। असल में मैंने ही उससे कहा था कि वो तुमसे मिल ले। आपने कहा था? मगर किस लिए? क्या उसने तुमसे कोई बात नहीं की? बहन की तरफ देखते उल्टा सवाल कर डाला था इंद्र ने। मैंने उसकी नौबत ही नहीं आने दी। उनके कुछ कहने से पहले ही वापस चलता कर दिया। वो अपना नाम बताकर लौट गए, रेखा ने बताया। पर भैया, आपको कुछ बताना तो चाहिए था। पर क्यों? इंद्र को हैरत हुई। रेखा ऐसी बदमिजाज और रूखी तो नहीं थी। वो मैंने। रेखा बताते बताते रुक गई। अब वो भैया को रासमोहन व उसको लेकर अपनी चिंताओं व भावनाओं का खुलासा तो कर नहीं सकती थी। वो हकलाकर रह गई। तुमने क्या हुआ था तुम्हें? जी वो, दरअसल मेरा ध्यान पेंटिंग बनाने में था और किसी का आना मुझे शायद नागवार गुजरा था। रेखा ने जल्दी से बात बनाई। जब उनका नाम जाना तो मारे शर्मिंदगी के कुछ बोल ही नहीं पाई और वो चले गए। तुमने कोई बदतमीजी तो नहीं की थी? जाने क्यों इंद्र चिंतित हो उठा था। बदतमीजी तो नहीं, अलबत्ता थोड़ी बदसलूकी जरूर की है, रेखा ने बताया। वह सिर झुका लिया। हुआ क्या था आखिर? रेखा ने अपनी गलतफहमी का भेद छुपा जो कुछ हुआ था इंद्र को सुना डाला। इंद्रजीत सोच में पड़ गया था। उसे खामोश देखकर रेखा ने ही पूछा, बताइए ना भैया, वो मुझसे मिलने क्यों आए थे? एक संपन्न सभ्रांत लड़का एक सुशील कुमारी से मिलने क्यों आता है? इंद्र ने जवाब दिया, सवाल की सूरत में ही। भैया का मंतव्य समझ रेखा का दिल धड़कने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? ये बलदेव अंकल का सुझाव है। उन्होंने बात चलाई तो मैंने प्रेम सागर से कहा कि वो पहले तुमसे मिल ले, देख और ये समझ ले। खैर, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये रिश्ता मंजूर करना तुम्हारे हाथों में है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। रेखा उलझ कर रह गई। फिलहाल तुम इत्मीनान से खाना खाओ, इंद्र ने सुझाव दिया। बस मैं खा चुकी, ये कहकर रेखा उठने लगी। रेखा, एक बात सुनो। जी भैया। रेखा खाते खाते रुक गई। रेखा, अब तुम्हारी माँ बाप और भाई सब मैं ही हूं और मुझे अपनी जिम्मेवारियों का एहसास है। मैं चाहता हूं कि तुम प्रेम सागर के प्रपोजल के बारे में गौर कर लो। तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे सुबह तक बता देना, इंद्र ने बड़ी संजीदगी के साथ कहा। जी अच्छा। रेखा जल्दी से बाथरूम में जा घुसी। उसने साबुन से हाथ धोए व आईने में अपनी शक्ल देखी। उसे अपना चेहरा कुछ बदला बदला सा दिखाई दिया। रेखा जब से दिल्ली आई थी, गंगा मौसी को नहीं भूली थी। दूसरे तीसरे दिन उन्हें फोन कर ही लेती थी। कुछ अपनी सुनाती थी, कुछ उनकी सुनती थी। इस परेशानी व उलझन में रेखा को एकाएक गंगा मौसी की ही याद आई। वो अपने कमरे में पहुंची। बेड पर बैठकर टेलीफोन अपनी गोद में रखा और गंगा मौसी का नंबर मिलाने लगी। कॉल गंगा मौसी ने ही रिसीव की थी। रिसीवर उठा, वो अपने विशिष्ट अंदाज में बोली थी, जी कहिए। हाँ मौसी, क्या हो रहा है? नमस्ते नमस्कार के बिना रेखा ने सीधे पूछा था। ओह अच्छा, तुम हो? गंगा मौसी के लहजे में खुशी भर आई थी। तुम मेरी बच्ची, कैसी हो? मौसी, मैं ठीक नहीं हूँ। अरे क्या हुआ? मौसी चिंतित हो उठी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, रेखा ने अपने दिल की कही। तुम 2-4 दिन के लिए यहाँ आ जाओ। जी तो यही चाह रहा है कि उड़कर इसी वक्त आपके पास पहुंच जाऊं। खैर तो है, तुम परेशान लग रही हो। परेशान भी हूं और उलझन में भी। अरे कुछ बताएगी भी? बात दरअसल ये है कि भैया के एक दोस्त है प्रेम सागर। भैया और बलदेव अंकल ने उन्हें मेरे लिए पसंद किया है। अब आप बताएं मौसी कि मैं क्या करूं? ये सब क्या हो रहा है? अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? गंगा मौसी के लहजे में चाव भर आया था।
जहाँ बैरी होती है वहाँ पत्थर आते ही हैं। मौसी, मैं बैरी नहीं हूँ कि कोई भी बैर तोड़ने की सोचने लगे। हाँ, तुम बैरी नहीं हो, लड़की हो, इसलिए तो पत्थर नहीं रिश्ता आया है। मौसी हंस दी। रेखा ने अपनी उलझन बताई। भैया ने सुबह तक का फैसला मांगा है, फैसला मुझ पर छोड़ा गया है। तो फिर दे दो फैसला। मौसी, मुझे रोना आ रहा है। तो रो लो ना, रोने में तो कोई हर्ज नहीं है। जब पहला रिश्ता आता है तो लड़कियों की यही हालत होती है। हे भगवान, मौसी आप भी बस। और मौसी उसकी बात काटते बोली, सुना है ये प्रेम सागर बहुत खूबसूरत है, शरीफ है, और सबसे बड़ी बात ये कि पैसे वाला है। परेशान मत हो। हाँ, कोई गलत फैसला करने से पहले उससे एक बार मिल लेना। मिल चुकी हूँ, आपका कहा सही है, पर मुझसे एक बदसलूकी हो चुकी है। वो क्या? रेखा ने उन्हें भी प्रेम सागर के आने व अपने रवैये के बारे में सुना दिया। हद की तूने भी, ये भी क्या कोई सलीका होता है किसी आने वाले से मिलने का? ऐसा तो कोई किसी गैर से भी नहीं करता। अब रेखा उसे अपने भ्रम व अपनी क्षणिक बदहवासी के बारे में क्या बताती? बस मौसी, जरा उखड़े मूड में बैठी थी। रेखा बोली। एकाएक जैसे उनकी बात पकड़ते उसने पूछा, लेकिन मौसी, आपने उसके बारे में कैसे सुना? आपको उसके बारे में किसने बताया? तुम्हारे बलदेव अंकल ने बताया था, मौसी ने बताया। बलराज ने ही पहले इस रिश्ते के बारे में सोचा था और उसी ने इंद्रजीत को सुझाया था। लेकिन मौसी, ये प्रेम सागर मेरे लिए एक अजनबी। मौसी ने फिर उसकी बात काट दी। बोली, क्या तो बलदेव अंकल और इंद्र को इतना ही बेवकूफ समझती है? बेवकूफ तो नहीं समझती, हाँ, दोनों को ही सीधा जरूर समझती हूँ। तुम्हारे भाई के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं बलदेव राज के बारे में यकीन से कह सकती हूँ कि वे सीधे बिल्कुल नहीं है। दुनिया देखी है उन्होंने। रेखा ने एक गहरी सांस ली, फिर पूछा, मुझे बताओ मौसी कि मैं क्या करूं? लड़के से मिल लो, अच्छा लगे तो हाँ कर दो। यानी आपको भी ये रिश्ता पसंद है, आप इसके पक्ष में हैं। बलदेव राज को पसंद है, इंद्रजीत को पसंद है, तो फिर मुझे क्यों पसंद ना होगा? चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, रेखा झल्ला कर बोली। अगर तुम इनकार कर दोगी तो फिर तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा, मौसी ने फौरन कहा। लेकिन मैं अपना मशवरा फिर दोहराऊंगी कि प्रेम सागर से मुलाकात के बिना इनकार ना करना। ठीक है मौसी, रेखा ने सहमति दर्शाई। फिर दो चार इधर उधर की बातें करके उसने संबंध विच्छेद कर लिया। वो रात रेखा ने लगभग जागती आंखों में काटी। उसे नींद नहीं आई। वो सारी रात सोचती रही। प्रेम सागर में उसे रासमोहन नजर आया था। ये समानता अनूठी थी। क्या रेखा का रासमोहन की ना से इस प्रेम सागर की जीवन संगिनी होना लिखा था? रासमोहन के प्रति भी उसकी भावनाएं बेअख्तियार ही नहीं भड़की थी, पर मजबूरियां आड़े थी। अब प्रेम सागर के रूप में उसे रासमोहन ही उपलब्ध था, जिसे इंद्रजीत ही नहीं बलदेव अंकल भी पसंद करते थे। वो सोचती रही और सोच सोच कर परेशान होती रही। वो कभी करवटें बदलती, कभी बिस्तर छोड़कर टहलने लगती। उसकी नजरें बार बार गुलाब की कली पर जा ठहरती। कली पर नजर पड़ते ही दिल में कसक की एक लहर दौड़ जाती और वो गुलाब की कली उसे कुछ मुरझाई मुरझाई सी दिखाई देती। प्रातः नाश्ते पर इंद्रजीत उसका इंतजार ही करता रहा। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि दोनों ने एक साथ नाश्ता ना किया हो। इंतजार से बेचैन हो उसने नौकर रामू से रेखा के बारे में पूछा। रेखा मेम साहब कहाँ हैं? उनके कमरे का दरवाजा बंद है, शायद वो अभी उठी नहीं। इंद्र नाश्ता छोड़कर उठ गया। उसने रेखा के कमरे का दरवाजा पहले आहिस्ता से फिर जोर से बजाया। कोई जवाब ना मिला तो उसने दरवाजा जोर जोर से पीटा, साथ ही रेखा को आवाजें दी। रेखा ने फौरन उठकर दरवाजा खोल दिया। क्या हुआ रेखा, तुम अभी तक सो रही थी? इंद्र उसके कमरे में कदम रखते बोला। रेखा के बाल बिखरे हुए थे, वह आंखें सुर्ख व नींद से बोझिल थी। कमरे की लाइट भी जल रही थी। जी भैया। तुम्हारे कमरे की बत्ती भी जल रही है, इंद्र उसे घूरते हुए बोला। क्या तुम रात भर जागती रही हो? जी भैया, रेखा ने धीरे से कहा। वो बेड पर बैठी और दोनों हाथ मुंह पर रखकर रो पड़ी। अरे रेखा, ये क्या? ये क्या हो रहा है? क्या बचपना है? मुंह हाथ धोकर बाहर आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। उसने रेखा का सिर थपथपाया और बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद जब रेखा नाश्ते की मेज पर आई तो वो अपने आप को काफी संभाल चुकी थी। वो चुपचाप नाश्ता करने लगी। इंद्र कुछ देर तक उसकी सूरत देखता रहा, फिर सीधा सवाल किया। हाँ रेखा, क्या हम प्रेम सागर को इनकार कर दें? रेखा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। रेखा, क्या बचपना है, शर्माने की जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं। मैं ये अधिकार आपको देती हूं, आप फैसला कर ले। मुझे आपका हर फैसला मंजूर होगा, रेखा धीरे से बोली। मजबूरन नहीं, खुशी से। क्या आज रात मैं उसे डिनर पर बुला लूं? शौक से बुलाएं, रेखा ने नजरें झुकाए झुकाए कहा। अगर इजाजत हो तो नैना को भी बुला लूं? इंद्र ने बोझिलता मिटाने को कहा। इजाजत है, रेखा अपनी नजरें उठाते एकदम बोली थी। इंद्र ने शौकी से ही उसका शुक्रिया अदा किया था। वे नाश्ता करते रहे। भैया, आज मैं बलदेव अंकल के यहाँ वर्षा से मिलने जाऊंगी, रेखा बोली, और लंच वहीं लूंगी। जरूर, पर सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ जरूर ले जाना। सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाना बड़ा अजीब सा लगता है। लोग बड़ी हैरत से देखते हैं, बड़ी उलझन होती है। मजबूरी है, इंद्रजीत संजीदगी से बोला। हमें सुरक्षा की तरफ से लापरवाह नहीं होना चाहिए। इंद्रजीत के जाने के बाद रेखा ने वर्षा को फोन करके अपने आने की सूचना दी। फिर तैयार होकर शक्तिनगर की तरफ चल दी। वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रही थी। बॉडीगार्ड गाड़ी के पीछे अपनी मोटरसाइकिल पर था। जब उसकी गाड़ी राणा प्रताप बाग के प्राचीन ईंटों के गेट से गुजरी और उसकी निगाहें बाएं हाथ के फुटपाथ पर पड़ी तो उसने एक तमाशा दिखाने वाले को देखा। वो औरत बंजारों की वेशभूषा में थी और उसके साथ एक रीछ और बंदर भी था। रेखा ने गाड़ी की रफ्तार कम कर उस तमाशा दिखाने वाले की तरफ देखा। लगभग 35 बरस की ये तमाशा दिखाने वाली रंग रूप व नैन नक्श के लिहाज से खासी आकर्षक थी। देखने में वो एक 31 बरस की ही दिखती थी। इस औरत को देखकर रेखा के जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा। उसने अपनी गाड़ी रोक ली और गाड़ी से उतरकर उसके निकट आने का इंतजार करने लगी। जब रीछ वाली औरत ने एक गाड़ी वाले को अपना इंतजार करते देखा तो उसने जल्दी जल्दी कदम उठाए और रेखा के निकट जाकर बोली, जी मेम साहब, ये बताओ तुम तमाशा दिखाने का क्या लेती हो? रेखा ने मुस्कुराकर पूछा। यहाँ फुटपाथ पर देखेंगी तमाशा? तमाशे वाली हैरान होकर बोली। नहीं, अपने घर पर। ये बताओ तुम पूरे दिन में क्या कमा लेती हो? कभी 100, कभी 50। औरत आशा भरी नजरों से रेखा को देखते हुए बोली। रेखा ने पर्स से 100 का नोट निकालकर उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, तुम कल मेरी कोठी पर आ जाना। मैं तुम्हें 500 रुपए और दूंगी, लेकिन तुम्हें वहां 5-6 घंटे गुजारने होंगे। बंजारन उलझन में पड़ गई। उसने झिझकते हुए पूछा, मेम साहब, मुझे क्या करना है? मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगी। अपने साथ रीछ और बंदर को लाना ना भूलना। नहीं जी, इनको मैं कहाँ छोड़ सकती हूँ, ये तो मेरे साथ होंगे। पर जी, आऊं कहाँ? मॉडल टाउन आना होगा। रेखा ने एक कागज पर उसे अपनी कोठी का पता लिखकर थमा दिया। इस पर मेरा पता लिखा है। मॉडल टाउन देखा है तुमने? वो जी, आजादपुर के पास है। हाँ वही। वहां पहुंचकर किसी से ये पता पूछ लेना। मैं सुबह 10 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है मेम साहब, मैं पहुंच जाऊंगी, उसने कहा और फिर वो कागज व 100 का नोट बड़े एहतियात के साथ अपनी चोली में रख लिया। रेखा अपनी गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। और फिर अगले दिन वो तमाशे वाली ठीक 10 बजे मॉडल टाउन वाली कोठी पर पहुंच गई थी। रामू ने गेट खोला और अपने सामने एक रीछ वाली को देख मुंह बनाते बोला, वो चल आगे बढ़, यहाँ कोई नहीं तेरा तमाशा देखने वाला। ओ भैंसे कैसे मुंह वाले, अंदर जाकर मेम साहब को बोल कि तमाशे वाली आई है। मेम साहब? कौन मेम साहब? यहाँ कोई मेम साहब नहीं रहती। रेखा तमाशे वाली की प्रतीक्षक थी। घंटी की आवाज पर वो भी रामू के पीछे बाहर निकल आई थी। रामू को उसने गेट पर किसी से उलझते हुए देखा तो वो तेजी से गेट की तरफ आ गई। रीछ वाली ने उसे आते हुए देखा तो वो रामू को घूरते हुए बोली, झूठ बोलता है, वो आ रही है मेम साहब। राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो रेखा ने उसे इशारे से कहा, इसे अंदर आने दो। राजू को हैरत हुई, लेकिन उसने गेट खोल दिया। वो अपने रीछ व बंदर के साथ अंदर आ गई और बोली, मेम साहब, मुझे देर तो नहीं हुई? तुमने कमाल कर दिया, बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हो, रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर रेखा शुरू हो गई। तमाशे वाली के रूप में उसे एक दिलचस्प विषय मिल गया था, चित्रकारी के लिए। वो तैयार ही थी। उसने पहले अपने कैमरे से उस औरत के विभिन्न पोजों में तस्वीरें उतारी। फिर उसने उसे लॉन में एक पेड़ के नीचे एक स्टूल पर बैठा दिया और एंगल पर लगे कैनवस पर उसका स्केच करने लगी। इंद्रजीत का रूटीन था कि वो दोपहर को खाना घर पर ही खाता था। खाना खाकर 2-2.5 घंटे आराम करता था और फिर शाम की चाय पीकर रेस्तरां का रुख करता था। आज भी वो ठीक 1 बजे घर पहुंच गया। गाड़ी का हॉर्न सुनकर
रामू ने गेट खोला और इंद्रजीत गाड़ी को अंदर ले आया। गाड़ी की पिछली सीट पर उसका बॉडीगार्ड बैठा था, जबकि दूसरा गार्ड कोठी के अहाते में अलर्ट खड़ा था। इंद्रजीत ने गाड़ी से उतरकर रेखा की तरफ बड़ी दिलचस्पी से देखा, जो बड़ी तन्मयता के साथ तस्वीर बना रही थी। रीछ वाली पर अभी उसकी नजर नहीं पड़ी थी, लेकिन रीछ वाली ने उसे गाड़ी से उतरते ही देख लिया था और इंद्रजीत को देखते ही उस पर बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। एकाएक ही जैसे बिजली सी दौड़ गई थी उसमें। वो विद्युतीय गति से उठी, पलक झपकते ही अपनी कमीज में से एक लंबा चाकू निकाला और निकट आते हुए इंद्रजीत का निशाना बड़ी महारत के साथ लिया। इंद्रजीत ने उसे अपनी तरफ चाकू फेंकते हुए देख लिया था। वो फौरन एक तरफ हो गया। इस तरह वो चाकू, जिसने यकीनन उसके दिल में पेवस्त हो जाना था, अपना लक्ष्य चूक गया और उसके बाजू में जा घुसा। दोनों गार्डों ने अपनी स्टैंड गनें सीधी कर ली, लेकिन इंद्र ने चीख कर कहा, नहीं। इंद्रजीत ने उस रीछ वाली को पहचान लिया था। वो कटारी थी, तांत्रिक राजू मदारी की बेटी कटारी। कुछ ही क्षणों में जाने क्या से क्या हो गया था। इंद्रजीत अगर अपने गार्डों को मना ना करता तो अब तक कटारी की लाश जमीन पर पड़ी तड़प रही होती। चाकू का वार करने के बाद कटारी ने एक क्षण भी नहीं गवाया था। वो अपने रीछ और बंदर के साथ तेजी से भागती हुई गेट से बाहर निकल गई। रामू अभी गेट पर ही मौजूद था। वो गेट बंद कर रहा था। उसने कटारी को इंद्रजीत पर चाकू फेंकते हुए देख लिया था। उसने चाहा कि गेट बंद करके भागती कटारी को रोक दे। इधर से गार्ड भी उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़े। तब इंद्रजीत ने फिर उन्हें आवाज दी, उसे जाने दो। रामू और गार्ड हाथ मलते रह गए। रेखा हतप्रभ गूंगी बनी खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। दिल धाड़ धाड़ कर रहा था और टांगे कांप रही थी। उसे क्या मालूम था कि वही अपने भाई की मौत को दावत दे आई है, खुद ही कातिल को घर बुला लाई है। कैसा विचित्र तमाशा था। चाकू इंद्रजीत के बाजू में पेवस्त था, लेकिन आर पार नहीं हुआ था और हड्डी भी प्रभावित नहीं हुई थी। वो कोट पहने हुए था, इसलिए बचाव हो गया। इंद्रजीत ने चाकू को हत्थे से पकड़कर खींच लिया और रक्त रंजित चाकू रामू की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे धोकर रख लो। फिर उसने गार्ड की मदद से कोट उतारा, जख्म पर रुमाल बांधा और गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, चलो अस्पताल चलो। रेखा भी लपक कर आई और फौरन इंद्र के साथ पिछली सीट पर बैठ गई। वो अब भी फटी फटी आंखों से अपने भाई को देखे जा रही थी। रेखा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मामूली जख्म है, ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। उसने रेखा को हौसला दिया। रेखा ने कुछ कहे बगैर उसके कंधे पर सिर रख दिया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अस्पताल में पुलिस कार्रवाई के बाद फौरन मेडिकल एड मिल गई। जख्म गहरा था, लेकिन घातक नहीं था। भगवान ने उसे बचा लिया था। कटारी ने सीधे दिल पर वार किया था और अगर उसका निशाना ना चूकता तो इंद्रजीत की मौत यकीनी थी। जिस चाकू से उस पर वार किया गया था, उस चाकू को इंद्र अच्छी तरह से पहचानता था। वो राजू मदारी का चाकू था, जो वो हमेशा अपने पास रखता था। राजू मदारी धोखे में मारा गया था। उसका इरादा इंद्रजीत पर पक्का जादू करके उसे हमेशा के लिए अपनी कैद में ले लेने का था और अपने इस मकसद में उसने काफी कामयाबी भी पा ली थी। लेकिन वो अमावस की काली अंधेरी रात खुद उसकी जिंदगी को मौत के आगोश में कैद कर गई थी। राजू मदारी के मंत्रपास से इंद्र को मुक्त कराने को राजकुमारी नैना ने अपने ड्राइवर रघुवीर सिंह के माध्यम से एक सपेरे तांत्रिक योगी दयाल की सेवाएं प्राप्त कर ली थी और इस योगी दयाल ने अनुष्ठान करके राजू मदारी पर ऐसा घातक वार किया था कि उसके बचने का कोई रास्ता ना रहा। राजू मदारी खुद को बड़ा जबरदस्त और शक्तिशाली तांत्रिक समझता था और ये घमंड ही उसे ले डूबा था। वो इंद्रजीत को मंत्रपास द्वारा अपना गुलाम बना कैद करते हुए खुद मौत की गिरफ्त में आ गया था। हालांकि अंतिम क्षणों में वो जान गया था कि उस पर कौन सा तांत्रिक वार किया गया है और ये वार किसने किया है, लेकिन तब कुछ नहीं हो सकता था। वो तड़प कर मर गया था। दूसरे दिन जब जंगल से उसका बाप घर नहीं पहुंचा था तो कटारी चिंतित हो उठी थी। उसने एक दिन और इंतजार किया और राजू मदारी जब तीसरे दिन भी घर नहीं आया तो कटारी अपने रीछ और बंदर को लेकर जंगल की तरफ गई। अंततः उसने अपने बाप की लाश खोज निकाली। उसके बाप की लाश हालांकि शिनाख्त योग्य न थी, लेकिन वहां मौजूद दूसरी चीजों से कटारी को यह अंदाजा लगाने में देर न लगी कि ये उसके बाप की ही लाश है। वहां इंद्रजीत भी मौजूद नहीं था। कटारी ने रीछ की खाल में गड़ा हुआ चाकू खींच लिया और उसी क्षण अपने बाप की सौगंध खाई कि वो इंद्रजीत से अपने बाप के कत्ल का इंतकाम जरूर लेगी। इंद्रजीत अगर उसका नहीं हुआ तो फिर किसी का भी नहीं होगा। यूं इंतकाम की आग में सुलगती कटारी ने कुछ दिन के बाद ही शहरों का रुख किया और आखिर दिल्ली पहुंच गई। चाकू फेंक कर मारने का फन उसके बाप ने उसे सिखा रखा था। इस कला में उसने और दक्षता प्राप्त कर ली थी। कबीले के बहुत से नौजवान उसे शादी के ख्वाहिशमंद थे,
लेकिन उसने अपने कबीले वालों से साफ साफ कह दिया था कि वो जब तक अपने दुश्मन से इंतकाम नहीं ले लेगी कभी किसी खुशी का मुंह ना दिखेगी, चाहे अपने दुश्मन को तलाश करने में उसकी सारी उम्र ही क्यों ना बीत जाए। और यूं उसकी उम्र नाकामयाबियों की नजर हो रही थी। उसकी जिंदगी एक तमाशा बनी हुई थी। कटारी यहाँ वहां भटक रही थी कि यूं अचानक ही उसकी मंजिल उसके सामने आ गई थी। इंद्रजीत को अचानक अपने सामने देखकर वो शेष सब कुछ भूल गई। वह आनन फानन वो कर दिया जिसकी उसने अपने बाप की लाश पर कसम खाई थी। वार करके वो क्षण भर के लिए भी वहां नहीं रुकी थी। उसने ये भी नहीं देखा था कि उसका वार कारगर भी हुआ है या नहीं, उसका दुश्मन जिंदा है या मर गया। उसे अपने वार पर यकीन था। जानती थी कि उसके हाथ से निकला हुआ चाकू कभी बेनिशाना नहीं हुआ, पर इसका क्या कीजिए कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये इंद्रजीत की जिंदगी में एक नया उफान आया था। दुश्मनों में एक और दुश्मन की वृद्धि हो गई थी। नैना को जब इंद्रजीत पर हुए हमले की सूचना मिली तो वो फौरन अस्पताल पहुंची। ये संयोग ही था कि वो इन दिनों दिल्ली में ही थी। वो अस्पताल के प्राइवेट रूम में पहुंची तो वहां मेला लगा हुआ था। नैना के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। रेखा ने नैना को अस्पताल से ही फोन किया था। उस वक्त इंद्रजीत इमरजेंसी मिनी ऑपरेशन थिएटर में था। छोटा सा ऑपरेशन था। घाव साफ करके टांके लगा दिए गए थे। रेखा ने नैना को विवरण नहीं बताया था, बस इतना ही कहा था कि भैया जख्मी हैं, वो फौरन अस्पताल आ जाए। नैना को देखकर रेखा ने उसे गले से लगा लिया और बोली, परेशान ना होए भैया, आप बिल्कुल ठीक है। इंद्रजीत तकिए से टेक लगाए अधलेटा पड़ा था। वो नैना को देखकर मुस्कुराया और बोला, आओ नैना। इस प्राइवेट रूम में इस वक्त इंद्रजीत का बचपन का दोस्त प्रेम सागर, अंकल बलदेव राज, उनका परिवार और रेखा थी। नैना के आने पर प्रेम सागर ने जाने की इजाजत चाही। उसके जाने के बाद कमरे में घर के ही लोग रह गए। हालांकि बलदेव राज ने प्रेम सागर को रुकने को कहा था, पर प्रेम सागर ने ही रुकना मुनासिब नहीं समझा था। बहरहाल नैना सबसे परिचित थी। ये कैसे हुआ? नैना ने पूछा। उसकी आवाज में तड़प थी। तुम्हें रेखा ने कुछ नहीं बताया? इंद्र ने रेखा की तरफ देखा। नहीं भैया, रेखा बोली, मैंने जानकर नहीं बताया था कि परेशान होंगी। तभी बलदेव अंकल हंसकर बोले, परेशानी की कोई बात नहीं है बेटी, आपके इंद्रजीत ने यह जख्म हंसकर खाया है। क्या मतलब? नैना हैरान ही हुई थी। अंकल, मैं आपकी बात समझी नहीं। कातिला से इन्होंने पूरा सहयोग किया, उसे पूरे इत्मीनान से फरार होने का मौका इनायत किया। कातिला? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? क्या इंद्र पर कातिलाना हमला हुआ है? जी, कातिलाना हमला, और वो भी एक औरत ने किया है। कौन थी वो? आप पहेलियां बुझा रहे हैं? इस बार इंद्र बोला, आपकी दोस्त, और साथ ही हंस भी दिया। मेरी दोस्त? नैना उसका मुंह तकने लगी। भैया क्यों परेशान कर रहे हैं, बता भी दो ना। रेखा बोल उठी। रेखा तुम बताओ, नैना बोली। कौन थी वो? कटारी नाम है उसका, रेखा ने बताया, और उस कमीनी को मैंने खुद घर बुलवाया था। रेखा के लहजे में पछतावा था। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? तुम्हें क्या मालूम था कि वो कौन है और तुम्हारे भैया की दुश्मन है? कटारी? वो कटारी थी? नैना इंद्र को घूरने लगी। राजू मदारी की बेटी? वो रेखा की तरफ मुड़ी। रेखा प्लीज मुझे डिटेल में सारी बात बताओ। रेखा ने सड़क पर कटारी से मुलाकात और उसे घर बुलाने व फिर बाद के सारे हादसे से नैना को आगाह कर दिया। इंद्र, आपने ये क्या किया? नैना ने सारा वाकया सुनिंद्र से कहा। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। उस कुतिया की लाश क्यों नहीं गिराई? उसे फरार होने का मौका क्यों दिया? नैना के स्वर में रोष भर आया था। इंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। सच यही था कि उसे खुद मालूम नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। बहरहाल नैना ने भी अपने रब का शुक्रिया अदा किया कि इंद्रजीत कटारी के चाकू से बाल बाल बच गया था। पर अस्पताल से घर जाने के बाद जख्म भर जाने तक नैना ने इंद्रजीत से बार बार यही सवाल किया कि उसने कातिलाना हमले के बावजूद कटारी को क्यों निकल जाने दिया, लेकिन इंद्रजीत उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। वैसे वो खुद भी अपने इस रवैये के बारे में बराबर सोचता रहा था। फिर एक दिन रेखा ने भी यही सवाल इंद्रजीत से कर डाला। वो बोली, भैया ये चुभन तो जिंदगी भर मेरे दिल में रहेगी कि मेरी मूर्खता से मेरे भाई पर घातक हमला हुआ, लेकिन ये सवाल भी मेरे दिल में फांस बनकर चुभी हुई है कि आपने उस कमीनी को बचकर निकल जाने क्यों दिया। भैया कुछ बताए तो, आपने ऐसा क्यों किया? ये सवाल नैना भी मुझसे कई बार पूछ चुकी है, और रेखा सच तो ये है कि मैं खुद भी अपने इस रवैये पर चकित हूँ और इस बाबत निरंतर सोचता रहा हूँ, और मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ
कि शायद सच्चाई मैं नैना से कभी नहीं कह सकूंगा। रेखा, तुमसे क्या छिपाना, मैंने शायद उसे इसलिए निकल जाने दिया कि मैं उसे कोई खुशी देना चाहता था। सुनकर रेखा को हैरत हुई थी। वो लगभग चीखी तो उठी थी। खुशी देना चाहते थे? एक कातिला को खुशी? कमाल है, आपने जख्म इसलिए खाया कि जख्म लगाने वाला खुश हो सके। इंद्र एकाएक ही बेहद संजीदा नजर आने लगा। वो बोला, रेखा, तुम तो मेरी आपबीती से वाकिफ हो। कटारी का बाप मेरा मोहसिन था। उसने मुझे कत्ल होने से बचाया था, वरना चाचा के भाड़े के कातिलों ने मेरी लाश बिछा देनी थी। पर उसका दुर्भाग्य रहा कि वो मेरे ही कारण मारा गया। कटारी बहुत मासूम लड़की है रेखा, और तुम जानती हो कि वो मुझे टूट कर चाहती थी। मैं ही उसकी चाहत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सका था। मेरा विश्वास है कि कटारी को मेरी व नैना की गुप्त मुलाकातों की खबर थी। इस पर भी उसने संयम का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। तुम अंदाजा कर सकती हो रेखा कि जब उसने अपने बाप की शत विक्षत लाश जंगल में पाई होगी और मुझे वहां से गायब पाया होगा, तो उसके दिल में प्रतिशोध की भावना का भड़क उठना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बात असल में यह है रेखा कि मैं कटारी के बारे में हमेशा एक अपराध बोध का ही शिकार रहा हूँ। उसको जाने देकर मैंने अब इस अपराध बोध से मुक्ति पा ली है। मेरा ख्याल है तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गई होगी। पता नहीं रेखा उसकी बात समझी थी या नहीं। वो बस इतना कहकर चुप ही रही। भगवान आप पर रहम करे भैया। और ये भगवान की दया थी कि इंद्रजीत कटारी के जानलेवा वार से सांप बच गया था। और फिर ये भी हुआ था कि इंद्रजीत को उसी दिन शाम तक घर जाने की इजाजत दे दी गई थी। इंद्रजीत अस्पताल से घर जा रहा था कि दीपक आ पहुंचा था। हालांकि प्रेम सागर ने उसके सिनेमा के मैनेजर को इस वाकये की सूचना दे दी थी, पर तब दीपक काम से निकला हुआ था और उसे ये इत्तला लौटने पर ही मिली थी। दीपक खड़े पांव पलट लिया था और सीधे अस्पताल पहुंचा था। उसे सिर्फ यही इत्तला मिली थी कि इंद्रजीत पर कातिलाना हमला किया गया है और वो फला अस्पताल में है। उसने इस घिनौनी कार्रवाई को अपने बाप रमाकांत की ही एक चाल समझी थी। सो वो चिंतित होने के साथ साथ शर्मिंदा भी था। इंद्र, क्या हुआ? खैरियत तो है? किसने हमला किया तुम पर? उसने पहुंचते ही पूछा था। हाँ, सब खैरियत है। इंद्रजीत मुस्कुरा दिया था। बाजू में मामूली जख्म है, ड्रेसिंग कर दी गई है। मुझे अस्पताल छोड़ने की इजाजत है। दीपक, तुम हमारे साथ चलो। दीपक ने प्रेम सागर की तरफ देखा। वो आते हुए प्रेम सागर को भी अपने साथ ले आया था। यूं वे इंद्रजीत के साथ कोठी पर पहुंचे थे। अंकल बलदेव अस्पताल से ही अपने घर चले गए थे। कोठी पर नैना व रेखा इंद्र के साथ उसकी कार में और प्रेम सागर दीपक के साथ उसकी कार में पहुंचे थे। कोठी पर पहुंचकर रेखा और नैना तो अंदर चली गई थी और इंद्र दीपक और प्रेम सागर के साथ ड्राइंग रूम में बैठ गया था। दीपक ही नहीं, प्रेम सागर भी इस हमले का विवरण जानने को बेताब था। दीपक के पूछने पर जब इंद्रजीत ने उसे कटारी के बारे में और इस हमले के सबब मोटे तौर पर समझाया, तो दीपक ने मनी मन भगवान का शुक्रिया अदा किया था और राहत की गहरी सांस ली थी। वो इंद्रजीत के सामने और अधिक शर्मिंदा होने से बच गया था। चाय पीने के बाद जब दीपक ने जाने की इजाजत मांगी कि उसका एक बेहद जरूरी काम से वापस जाना जरूरी था, तो इंद्र ने प्रेम सागर को जबरदस्ती रोक लिया। उसने कहा, दीपक की तो मजबूरी है, पर तुम खाए बिना नहीं जाओगे। प्रेम सागर रुक गया। रेखा को जब मालूम हुआ कि इंद्र ने प्रेम सागर को रोक लिया है, तो उसने अपनी खास निगरानी में खाने की तैयारी शुरू कर दी। समय समय पर वो बैठक के फेरे भी लगाती रही। नैना भी उसके साथ ही होती। इंद्रजीत प्रेम सागर को अपनी आपबीती सुना रहा था। जब इंद्र की कहानी खत्म हो गई, तो अब होने वाली बातों में नैना व रेखा भी शरीक थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि इंद्रजीत बाथरूम जाने की इजाजत लेकर वहां से उठ गया। नैना ने कुछ सोचा और कुछ देर बाद वो भी उठकर बाहर चली गई। अब ड्राइंग रूम में रेखा प्रेम सागर के साथ अकेली रह गई थी। खुद को अकेली महसूस करते ही रेखा अंदर ही अंदर कसमसाने लगी। उसे नैना पर बड़ा गुस्सा आया कि वो एकाएक ही और कुछ कहे बिना ही ड्राइंग रूम से चली गई थी। जाहिर है अब रेखा अगर चाहती भी तो उठ नहीं सकती थी, क्योंकि प्रेम सागर को अकेला छोड़ देना अभद्रता होती। वो हिम्मत करके बैठी रही। प्रेम सागर भी अभी नैना से बड़ी बेतकल्लुफी से बातें कर रहा था। अचानक खामोश हो गया था, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। प्रेम सागर कुछ देर खामोशी से नजरें झुकाए बैठी रेखा को देखता रहा। रेखा को प्रेम सागर से अपनी पहली मुलाकात पर अपने व्यवहार से आत्मग्लानि हो रही थी। रेखा ने अचानक नजरें उठाई और उसे देखा। वो सोफे पर पूर्ण निश्चिंतता के साथ बैठा था। उसी क्षण उसने भी नजरें उठाकर देखा। नजरों से नजरें मिली और फिर दोनों ही जैसे पल के झपकाना भूल गए। आंखों ही आंखों में कोई बात हुई और नजरों के ये तीर ही जैसे दोनों के दिलों में उतरते चले गए। ना किसी ने कुछ कहा, ना किसी ने कुछ सुना।
फिर भी बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया। बेरुखी गायब थी, शिकायतें जाती रही थी। जो कुछ कहना चाहता था खामोशी की जुबान ने ही दूसरे तक पहुंचा दिया। कुछ देर बाद नैना वापस आ गई और उन दोनों को खामोश देख चकित सी बोली, अरे ऐसा सन्नाटा, ये चुप्पी। बैठक में कदम रखते मुझे तो लगा था जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। कमाल है। बहरहाल अब तो यकीन आ गया कि हम यहाँ मौजूद है, प्रेम सागर बोला। हाँ, यकीन तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन एक बात फिर भी हैरत की है। वो क्या? प्रेम सागर ने पूछा तो रेखा ने चौंक कर नैना की तरफ देखा। इस कद्र खामोशी, क्या आप दोनों को बात करने की मनाही है? नैना हौले से हंस दी थी। जिस तरह एक हाथ से ताली नहीं बजती, वैसे ही एक तरफा बातचीत भी मुमकिन नहीं है, प्रेम सागर ने कनखियों से रेखा की तरफ देखते जवाब दिया। अरे, नैना और सूखी से बोली, क्या आपकी बात का रेखा ने जवाब नहीं दिया? ओ नहीं, ऐसी अभद्रता की आप उनसे कैसे उम्मीद रख सकती हैं? प्रेम सागर तेजी से बोला। दरअसल मैंने कोई बात ही नहीं की। हुआ ये कि मेम साहब सिर झुकाए कुछ सोच रही थी। मैंने इन्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा। वैसे मिस नैना, मैं आपको एक बात बता दूं, कभी कभी खामोशी भी जुबान बन जाती है और ऐसी खामोशी पर 1000 लफ्ज कुर्बान किए जा सकते हैं। सुना है या अनुभव भी किया है? नैना ने भी शोखी अपनाई कि जब लव खामोश हो तो आंखों ही आंखों में भी बातें हो ही जाती हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बातें नजरों नजरों में हो रही थी? मैं अभी आती हूँ। रेखा एकदम हड़बड़ाकर उठी। यही एहसास दिल धड़का गया था जैसे नैना ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। वो घबरा सी गई, उससे बैठा नहीं रहा गया। कहाँ जा रही हो? नैना ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। किचन में, कहते हुए वो तेजी से बाहर निकल गई। रंजिशें जाती रही थी। रेखा प्रेम सागर को भा गई थी, इसलिए नहीं कि ये रिश्ता उसके अपनों यानी उसके दोस्त इंद्रजीत व बलदेव राज अंकल की ख्वाहिश थी, बल्कि इसलिए कि रेखा में उसे वो सब कुछ नजर आया था जो वो अपनी जीवन संगिनी में चाहता था। रेखा ने भी हाँ कर दी थी और कब उसके दिल की धड़कनों में प्रेम सागर आ गया था वो उसे भी नहीं पता चला था। यूं ही एक दिन जब रेखा अपनी आर्ट गैलरी में अपने ऑफिस में एक पेंटिंग को फाइनल टच दे रही थी कि दरवाजे पर किसी की दस्तक से चौंकी। उसने पलट कर देखा तो प्रेम सागर दरवाजे पर खड़ा उससे अंदर आने की अनुमति मांग रहा था। मैं अंदर तो आ सकता हूँ ना? उसे देखकर न जाने क्यों रेखा के हवास गुम हो जाते थे। वो अपने अंदर सिमटने लगती थी, उसे लज्जा आने लगती थी। इस वक्त भी यही हुआ। वो उसे देखकर गड़बड़ा गई। ब्रश भी ठीक से रखा नहीं गया। वो उलटकर रेखा के कपड़ों पर गिरा और एक सुर धब्बा बना गया। जी आइए। वो खुद को संभालने का यत्न करने लगी। प्रेम सागर बड़ी लापरवाही से अंदर आया और कुर्सी घसीटकर बैठ गया। रेखा ने तौलिए से अपने हाथ और कपड़े साफ किए और सिकुड़ी सिमटी सी अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसकी नजरें मेज पर थी। प्रेम सागर आज निर्णायक मूड में आया था। वो कुछ क्षण उसे निहारता रहा, फिर धीरे से बोला, रेखा। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर रेखा को एक खुशी का एहसास हुआ। उसने अपनी घनेरी पलकें उठाई और अपनी काली खूबसूरत आंखों से उसे देखा। जी, आपके बड़ों ने कुछ सोचा व चाहा था, उसका जवाब मैं आपके होठों से सुनना चाहता हूँ, चाहे ये जवाब इनकार में ही क्यों ना हो। लेकिन इनकार करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि शायद फिर मैं जिंदगी भर शादी की सोचूं ही नहीं। उफ, ये बेबाकी, ये अधिकारपूर्ण लहजा, और ये जाने क्या क्या सोचती रही अंदर ही अंदर। रेखा का दिल धड़कने लगा। सब कुछ ही तो रेखा को गुदगुदा भी गया था। उसने भी हिम्मत जुटाई व धीमे से बोली, मैंने इसका फैसला अपने बड़ों पर ही छोड़ दिया है। और आपके बड़ों का फैसला क्या है? ये आप बड़ों से ही पूछे। प्रेम सागर को मुस्कुराते देख रेखा भी अपनी मुस्कान रोक ना पाई और फिर शायद विषय बदलने को पूछा, आपके लिए क्या मंगवाऊं, ठंडा या गर्म? शुक्र है कुछ तो औकात आंकी आपने हमारी। प्लीज आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश न करें। उस दिन मैंने आपके साथ बदसलूकी की, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रेखा ने कई बार सोचा था, आज अवसर मिला था तो उसने फौरन माफी मांग ली थी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, प्रेम सागर बोला। इंद्र से तय करने के बाद ही मुझे आपसे मिलने आना चाहिए था। अब आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। तभी घंटी के जवाब में चपरासी ने अंदर कदम रखा और रेखा ने पूछा, हाँ तो क्या लेंगे आप? कॉफी मिल जाएगी? हाँ क्यों नहीं, रेखा बोली और फिर चपरासी से संबोधित हुई, कॉफी बनाओ अच्छी सी। रेखा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं बाहर चलकर कॉफी पिएं। प्रेम सागर ने आगे झुकते हुए और झिझकते हुए धीमे स्वर में फरमाइश की। क्यों नहीं हो सकता?
रेखा अब खुशदिली दिखा रही थी। तो फिर चलो कहीं बाहर चलते हैं। चपरासी जाते जाते रुक गया था और जैसे रेखा के जवाब का प्रतीक्षक था। रेखा उससे बोली, रहने दो, कॉफी की जरूरत नहीं है, हम बाहर जा रहे हैं। ये मुलाकातों की शुरुआत थी। 2-4 मुलाकातों में ही बात कहां से कहां पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे को विश्वसनीय एवं अपने योग्य पाया। जिस दिन वे मिल न पाते थे तो रात को अपने बिस्तरों पर लेटे टेलीफोन के तारों के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते। यही हाल कुछ इधर भी था। इधर यानी इंद्रजीत और राजकुमारी नैना के बीच। प्रेम सागर और रेखा की मोहब्बत तो नई नहीं थी, लेकिन नैना व इंद्रजीत तो बरसों से एक दूसरे को जानते थे, चाहते थे। हाँ, ये दूसरी बात थी कि उनके सपने भी एक लंबे समय बाद साकार हुए थे। अब हाल ये था कि जब तक वे एक दूसरे से मिल नहीं लेते थे, बेकरार दिलों को चैन नहीं आता। फिर एक दिन सवाल पैदा हुआ, आखिर कब तक? और ये सवाल रेखा ने ना प्रेम सागर से किया या ना नैना ने इंद्रजीत से। ये सवाल अंकल बलदेव ने किया था। तो दोस्तों, ये था लंगड़ा प्रेत नॉवल का 12वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।